इस दौलत को तुम अगर उस जगह से निकाल कर ले भी आओगे तो क्या तुम बादशाह बन जाओगे? नहीं, तुम उसे छुपाते फिरोगे। ज्यादा से ज्यादा ये करोगे कि उससे मनपसंद औरतें खरीद लोगे और शराब पियोगे। खजानों ने किसी के साथ कभी वफा नहीं की। मैं जिस बात पर कहता था कि तुम सुनकर हंस पड़ोगे वो ये है कि ये गलत नहीं कि कदीम वक्तों के दबे हुए खजाने मनहूस होते हैं। मैं जंगल का बासी हूँ। तुम अपनी दुनिया के किसी बुजुर्ग से पूछना, वो तुम्हें बताएगा कि सदियों के मदफून खजाने लोगों ने निकाले हैं लेकिन अपने साथ ला नहीं सके। उन लोगों पर वहीं कोई ना कोई आफत आन पड़ी और वो बहुत बुरी मौत मरे। अगर कोई आफत ना आई तो वो खजाने की मलकियत या तकसीम पर आपस में लड़ मरे। वो ठीक कहता था। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी थी। हमारे गांव का एक बूढ़ा जो 112 साल की उम्र में फौत हुआ था बताया करता था कि उन पहाड़ियों में जहां हमारा गांव है 2 जगहों पर खजानों का सुराग मिला है। एक इसी इलाके के एक मुकाम बालनाथ के नज़दीक कहीं बताया जाता था। ये बूढ़ा बताया करता था कि वो खजाना सुल्तान महमूद गजनवी ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या सिखों ने अपने दौरे हुकूमत में वहां दफन किया था। एक ख्याल ये भी था कि यह खजाना सिकंदर आजम का था। उस मुकाम के इर्द गिर्द बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। ये हमला आवरों की गुजरगाह रही है। वो अपने साथ जो लाते थे और हिंदुस्तान से जो माले गनीमत हासिल करते थे वो यहाँ कहीं दफन करके लड़ाइयाँ लड़ने में मसरूफ हो जाते थे। मगर मौत ने उन्हें अपने खजाने निकालने की मोहलत न दी। ये दुनिया में रह गए और बादशाह दुनिया से उठ गए। उस बूढ़े ने बहुत सी कहानियां सुनाई थीं। हर कहानी का अंजाम यही था कि उस खजाने तक जो कोई भी पहुंचा वो मारा गया। अगर जिंदा वापस आ गया तो पागल होकर आया और बाकी उम्र अपने कपड़े फाड़ता, अपने बाल नोचता और दूसरों को मारता गुजर गया। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जहां खजाना दफन होता है वहां जिन जरूर होते हैं, चुड़ैलें भी होती हैं। रात को जिन कह कहे लगाते हैं और चुड़ैलें चीखती हैं। लोग समझते हैं कि ये भेड़ियों और गीदड़ों की आवाज़ें हैं। यही बातें हमें बयान बता रहा था, लेकिन मुझे इस शख्स पर शक था। मुझे अभी ये मालूम नहीं हुआ था कि ये जंगली जो अपने आप को नागीन कबीले का मजहबी पेशवा कहता था माबी के पास क्यों आया और यहाँ क्यों ठहरा। सुन लिया तुम दोनों ने? माबी ने हमसे पूछा। हाँ, अहमद अली ने कहा। अब इसे यहाँ से उठा दो। बाज आ जाओ माबी। बयान कमरे से निकला तो अहमद अली ने माबी से कहा, यह आदमी नागीन कबीले का हो सकता है लेकिन मजहबी पेशवा नहीं। हम पुलिस के आदमी हैं। खानों की सर्विस इतनी नहीं हुई थी। मेरी सर्विस तुम जानते हो कितनी लंबी है। मैं बयान की बातें इसी तरह सुनता रहा जिस तरह हम किसी मुश्तबा का बयान सुना करते थे। और ये अगर उस पुरस्रात जगह का मुहाफिज है तो उसने ये राज और वहाँ का रास्ता क्यों बताया है? अगर बयान की हर एक बात सच मान ली जाए तो भी जान का खतरा तो है। मैं मजबूर हो गया हूँ अहमद अली, माबी ने संजीदगी से कहा। तुम जानते हो मैंने शादी नहीं की, ना ही मैं करूँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी औरत से खाली नहीं रही। मैं शादी के जाल में आने वाला आदमी नहीं। मेरी ज़िंदगी ही कुछ ऐसी है, मगर मैं एक बड़े ही दिल फरेब जाल में आ गया हूँ। शादी कर ली है? अहमद अली ने पूछा। ये तो कोई मजबूरी नहीं। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी दिखाता हूँ, उसने कहा और आवाज़ दी, नगोमी। माबी कमरे के एक दरवाजे की तरफ देखता रहा। ज़रा ही वक्त के बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक जवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। मैं समझता था कि रानी और अरोना पर आकर हुस्न ख़त्म हो जाता है और उनसे बढ़कर कोई और औरत खूबसूरत नहीं हो सकती, मगर नगोमी को देखा तो मैंने अपने आप से कहा कि हुस्न की कोई हद नहीं। उस लड़की के हुस्न में कोई ऐसी कशिश थी जो मैंने किसी और औरत में नहीं देखी थी। उसके नक्शो निगार आसामी थे, रंग ऐसा जो ना गोरा था ना गंदुमी। ये जो कुछ भी था तिलिस्माती रंग था। उसके बाल सोने के तारों के लगते थे जो उसके उरियां शानों पर बिखरे हुए थे। उसकी मुस्कुराहट और उसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर था जो मैंने महसूस किया था, उसे बयान नहीं कर सकता। माबी ने अपने पास बिठा लिया और हमारे मुतल्लिक बताया कि हम उसके दोस्त हैं और उसके साथ वहां जाएंगे जहां बयान ने बताया है कि। सच माबी? नगोमी ने बच्चों की सी शौखी से कहा। कब चलोगे? तुम तो टालते ही चले आ रहे हो। अब बयान की कोई बात ना सुनना, वो तुम्हें डरा रहा है। मैं इन्हीं के इंतजार में था। माबी ने उससे झूठ बोला। सुबह से तैयारी शुरू हो जाएगी। माबी ने नगोमी से कहा कि वो अपने कमरे में चली जाए। ये है मेरी मजबूरी, माबी ने नगोमी के जाने के बाद कहा। पहले ये बताओ कि इसे कहाँ से लाए हो? अहमद अली ने पूछा। 2 आदमियों को कत्ल करके इसे लाया हूँ, माबी ने कहा। मैं अपने काम से इनके इलाके के करीब से गुजर रहा था। मेरे साथ 2 आदमी थे। सूरज गरूब होने वाला था। जंगल और चट्टानों का इलाका था। मुझे किसी औरत की चीखें सुनाई दी। मैंने घोड़ा उधर को मोड़ा। मेरे दोनों साथी मेरे साथ ही मुड़े। आगे से बयान दौड़ा आ रहा था। उसने हमें रोक लिया और रोते हुए कहा कि उसकी बेटी को 3 आदमियों ने पकड़ लिया है। वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं और मैं छुपता फिर रहा हूँ। बयान ऐसी बुरी हालत में था कि उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी बेटी को बचा लूँ तो वो हमें इनाम देगा।
इतने जंगल में से एक आदमी निकला, उसके हाथ में तलवार थी। वो शायद बायान को ढूंढ रहा था। हमें देखकर वो पीछे को भागा। मैंने घोड़े की एड़ लगा दी। थोड़ी ही दूर गए तो दो आदमी देखे जो लड़की को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा आदमी उन्हें कुछ कह रहा था। हम जा पहुंचे। उन तीनों के पास तलवारें थीं। हम तीनों के पास खंजर थे। वो तलवारें लेकर हमारी तरफ आए। हम तीनों घोड़े से उतरे और खंजर निकाल लिए। तुम जानते हो कि खंजर से तलवार का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने मुकाबला किया। एक मेरी तरफ आया, उसने मुझ पर तलवार का वार किया। मैं हट गया। वो अपने ही वार के जोर से घूम गया। मैंने झपट कर खंजर उसकी पीठ में उतार दिया और उसकी तलवार मेरे हाथ आ गई। उससे मैंने एक और आदमी को ख़त्म कर दिया। तीसरा भाग गया। लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे ये इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक है। वो बुरी तरह रो रही थी और कहने लगी कि तुम बहुत बहादुर हो। मैंने बायान से पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। उसने बताया कि नागीन कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे ये लड़की इतनी अच्छी लगी कि मैंने बायान से कहा कि वो आज की रात मेरे पास गुजारें और रात का सफ़र ना करें। बायान मान गया। वो दोनों मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने नगोमी को अपने घोड़े पर बिठा लिया और खुद पैदल चल पड़ा। नगोमी और बायान बहुत ही डरे हुए थे। इस तरह माबी नगोमी को अपने यहाँ ले आया। रास्ते में उसने पूछा कि वो कौन से कबीले का है और वो दोनों इधर क्यों आए थे। मैं नागीन कबीले का मजहबी पेशवा हूँ, बायान ने उसे बताया। ये लड़की मेरे कबीले की है। कबीले की हर लड़की मजहबी पेशवा की बेटी समझी जाती है। इस लड़की के साथ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। इसके माँ बाप का इबादत के सिवा और कोई काम नहीं। हम लोग कभी कभी तुम्हारी दुनिया में आते हैं। हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात बहुत महदूद हैं, फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आ ही जाती है तो हम इधर आ जाते हैं। आज मैं इधर आने लगा तो ये लड़की ज़िद करने लगी कि ये भी मेरे साथ चलेगी। मैं इसे ले आया। अब हम वापस जा रहे थे। हम अपनी दुनिया के आदी हैं। हमारी औरतें रातों को अकेली जंगलों में और बेयाबानों में निकल जाती हैं। हमें दरिंदों का डर होता है, इंसानों का कोई डर नहीं होता। हमारे बहुत से कबीले हैं, उनमें बाज़ की आपस में दुश्मनी है। हमारे कबीले के भी दुश्मन हैं। हम आपस में लड़ते हैं और दुश्मन की लाशों के सर काट कर ले आते हैं। उन्हें खुश्क करके उनका गोश्त फेंक देते और खोपड़ियाँ घरों में सजा कर रखते हैं। मेरी इबादतगाह के सामने खोपड़ियों की एक दीवार खड़ी है। इबादतगाह को जो सबसे बड़ा नजराना दिया जाता है वो दुश्मन की खोपड़ी है। मैं तुम्हारे चेहरे पर तमस्खुर देख रहा हूँ। तुम मुझे जंगली और वहशी समझ रहे हो, लेकिन हम लोग अकेली वकेली औरत के साथ ये सलूक नहीं करते जो इस लड़की के साथ हुआ। हमारे कबीले जब आपस में लड़ते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा खोपड़ियाँ हासिल करें और दूसरी कोशिश ये कि एक दूसरे की जवान औरतें उठा ले जाएं। लेकिन किसी दुश्मन की अकेली औरत कहीं जंगल में नजर आ जाए तो उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, खा औरत कितनी ही खूबसूरत हो। तुम खुद ही देख लो कि वहशी और दरिंदे हम हैं या तुम्हारी दुनिया के लोग। हम डरने वाले लोग नहीं। इंसान को मार देना, उसका सर उतार लेना और उसके दांत निकालकर उनका हार बना लेना और अपने गले में डाल लेना हमारा दस्तूर है। हम नंगे रहते हैं लेकिन हमारा इखलाक नंगा नहीं। मैं इस डर से तुम्हारे साथ चल पड़ा हूँ कि रात हो गई है और हमारा सफ़र बड़ा लंबा है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही एक और हमला हो जाए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह तुमने तलवार का मुकाबला खंजर से किया, इससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में औरत की इज्जत है। हम कल सुबह वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं फिर कभी आऊँगा और तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा लाऊंगा। हमारा सबसे ज़्यादा काबिल कदर तोहफ़ा इंसानी खोपड़ी होता है। कुछ तोहफे और भी हैं जो तुम्हें वहाँ मिल सकते हैं जहाँ हम रहते हैं। माबी की नज़र तो उसके एक ही तोहफे पर थी जिसका नाम नगोमी था। माबी चूंकि सरहदों पर घूमता फिरता रहता था, इसलिए देहात और जंगलों में रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज और उनकी पसंद और नापसंद को समझता था। उसके मुताबिक उसने बायान से कहा कि वो कल सुबह उन्हें वापस नहीं जाने देगा। 2-3 दिन अपने यहाँ मेहमान रखेगा, फिर उनके साथ अपने 2 आदमी भेजेगा जो उन्हें पहाड़ियों में दाखिल करके वापस आएंगे। आइंदा इस लड़की को इधर न लाना, माबी ने कहा। यह लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम ठीक कहते हो। वैशी तुम नहीं, हम हैं जो तुम्हें जंगली और अपने आप को मुहज्जब समझते हैं। मैं तुम्हारी दुनिया को जानता हूँ, बायान ने कहा। मैं नगोमी को इधर ना लाता, लेकिन ये बड़ी जिद्दी लड़की है। इसमें एक खराबी पैदा हो गई है। इसे जंगल और कबीले की ज़िंदगी पसंद नहीं। कहती है कि शहर में रहेगी, कभी कहती है कि इसमें ख्वाब में देखा है कि ये शहजादी है और महल में रहती है। नगोमी हंस पड़ी। उसकी हंसी में बच्चों की सी शौखी थी। माबी उस्ताद था। उसने लड़की के शौक और उसके ख्वाबों के मुताबिक बातें शुरू कर दी, जिनसे लड़की खुश होने लगी। उनका सफ़र बड़ा लंबा था। रास्ते में एक गांव में माबी अपने एक दोस्त के घर ठहरा। कुछ देर आराम करके वो चल पड़े और रात के आखिरी पहर शिलांग पहुंचे। माबी ने लड़की के शौक के मुताबिक उसके लिए बड़े आरामदेह बिस्तर का बंदोबस्त किया और खाने में ऐसी ऐसी चीज़ें रखीं जो नगोमी ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। बायान और नगोमी को उसने विलायती शराब पिलाई और उनके कमरे के आगे एक खिदमतगार बिठा दिया। वो सोए और दिन के पिछले पहर जागे।
रात को माबी ने उन्हें और ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया और शराब का जो गिलास बयान के आगे रखा उसमें खासी मिकदार अफ्यून मिला दी। वो खाना खाते ही बेहोशी की नींद सो गया। उस वक्त तक माबी नगोमी को अपने साथ बेतकल्लुफ़ कर चुका था और नगोमी उसके साथ खुल गई थी। लेकिन तुम यकीन करो मेरे दोस्तों, माबी ने हमें यह बात सुनाते हुए कहा कि मैं उस लड़की को इस किस्म की लड़की नहीं समझता था जो एक एक दो दो रातों के लिए मेरे पास आई और चली गई। नगोमी ने मुझे औरत का वो रुख दिखा दिया जो कोई दिल और रूह वाला ही देख सकता था। ये इतने दिनों से मेरे पास है, बच्चों की तरह मेरे साथ खेलती है, लेकिन मैं इसे एक मुकद्दस चीज़ समझता हूँ और मैं इसकी पूजा करता हूँ। ये मेरे पास होती है तो मुझे लगता है कि मैं डाकू नहीं, राहज़न और कातिल नहीं, मैं कमज़ोर सा इंसान बन जाता हूँ। उस रात यूं हुआ कि बयान शराब और अफ्यून के असर से सो गया, जो दरअसल बेहोशी थी। नगोमी माबी के साथ उसके कमरे में आ गई। माबी जवानी के आखिरी दौर से गुजर रहा था, लेकिन खूबरू, तंदुरुस्त और तवाना था, और अहमद अली की तरह उसकी भी ज़बान में जादू था। नगोमी कुछ नशे में थी, लेकिन उसके होश ठिकाने थे। माबी ने उससे पूछा कि वो वाकई जंगल की ज़िंदगी से तंग आई हुई है। मैं नहीं बता सकती ये कैसा असर है कि ऐसे महसूस होता रहता है जैसे मेरे कबीले के लोगों ने मुझे किसी बड़े अमीर घर से अगवा किया है, नगोमी ने कहा। मुकद्दस बाप बयान ने ठीक कहा है कि मैं ख्वाबों में शहजादी बनी रहती हूँ। माबी ने ख्यालों और तसव्वुरों में उसे शहजादी बना दिया। माबी था तो उस्ताद, लेकिन मोहब्बत के जज्बात ने उस पर नशा तारी कर दिया। लेकिन उसके जहन से निकल गया कि वो जराइम पेशा मर्द है और नगोमी गैर मामूली तौर पर हसीन। उसके दिल में वो मोहब्बत बेदार हो चुकी थी जिसका जिस्मों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उसने नगोमी पर अपना आप जाहिर कर दिया, उसे बता दिया कि वो क्या है और क्या करता है। मैं अपनी दुनिया का बादशाह हूँ, माबी ने नगोमी से कहा। बर्मा के डाकू तुमने सुने होंगे, वो छोटे छोटे घरों में डाके नहीं डाला करते, वो काफिलों और अंग्रेज़ों के ख़जानों पर हाथ साफ करते हैं। वो सब मेरे मुरीद हैं। मैं तुम्हें शहजादी बना सकता हूँ। मेरी कोई बीवी नहीं, मैं शायद किसी ऐसी औरत के इंतज़ार में था जो मेरी बादशाही के तख्त पर मलिका बनकर बैठने के काबिल हो। वो तुम हो नगोमी, माबी ने झूठ बोला। मेरे अवतार ने मुझे बताया था कि मेरी मलिका पहाड़ों और जंगलों में आएगी। अवतार ने उसका हुलिया भी बताया था। वो तुम हो नगोमी, वो तुम हो। नगोमी माबी की ज़ात में तहलील हो गई। रात गुजरती जा रही थी, बयान के होश में आने का कोई खतरा नहीं था। माबी नगोमी को अपने राज बढ़ा चढ़ा कर और उनमें तलिस्माती तासुर पैदा करके दे रहा था। नगोमी ने माबी को ये राज दे दिया जिसके लिए वो अब मुझे और अहमद अली को तैयार कर रहा था। नगोमी ने उस गार के मुतल्लिक वो सारे राज माबी को दे दिए जो बयान ने माबी के कहने पर हमें सुनाए थे। मुकद्दस बाप यानी बयान तुम्हें ये राज नहीं देगा क्योंकि उस जगह की पासबानी हमारे कबीले का मजहबी फरीज़ा है। नगोमी ने कहा, हम लोग अपने मजहब और अपनी आबरू पर अपने सर कटवा लेते हैं। हमारा अकीदा है कि हम उन रूहों और बदरूहों के ग़ुलाम हैं जो गार वाली वादी में रहती हैं। जिस रोज़ एक भी बदरू नाराज़ हो गई उस रोज़ हमारे पाँव के नीचे ज़मीन फट जाएगी और हमारा सारा कबीला उसमें गायब हो जाएगा। मगर मुझे ऐसे लगता है जैसे ये अकीदा गलत है और गार में जो कुछ रखा है वो इंसानों ने रखा था। वो शायद मर गए होंगे इसलिए वापस ना आए। कहते हैं गार में इंसानों के पिंजर पड़े हैं। मेरा ख्याल है कि वो लोग अपना माल लेने के लिए आए और उसकी मलकियत या तकसीम पर लड़ पड़े और मारे गए। क्या तुम ये चाहती हो कि वहाँ से ज़रो जवाहरात निकाले जाएं? माबी ने पूछा। हाँ, नगोमी ने जवाब दिया। अगर हिम्मत करो तो निकाल सकते हो। मैं तुम्हें ख़तरे बता दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम अपने मुकद्दस बाप को बताओगी कि तुमने ये राज मुझे दे दिया है? बता दूंगी, नगोमी ने कहा। अगर उसने बुरा भला कहा या मुझे ये धमकी दी कि वापस जाकर वो सज़ा देगा जो ये राज किसी अजनबी को बताने वाले के लिए मुकर्रर है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी ही नहीं। मैंने अपना आप तुम्हारे साथ वाबस्ता कर दिया है। उन्हें मालूम ना हो सका कि रात गुजर गई है और पो फट रही है। मोहब्बत के अलावा उन पर नींद का खुमार भी तारी हो चुका था। वालिहाना मोहब्बत ने दोनों के जज्बात को एक लड़ी में पिरो दिया था। उन्हें जैसे इस दुनिया का, वक्त का और गिरदो पेश का कोई होश नहीं था। नगोमी, उन्हें आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर देखा। बयान उनके करीब खड़ा था। उसने कहा, तुमने अपनी मुकद्दस माँ की कोख का राज इस आदमी को देकर जो हम में से नहीं बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। वहाँ तक जो पहुँचेगा वो गार तक पहुँचने से पहले ही बड़े भयानक अंजाम को पहुँच जाएगा। मैंने तुम्हें इधर लाकर गलती की है। मैंने कोई गलती नहीं की, नगोमी ने उठकर गुस्सीली आवाज़ में कहा। मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेवकूफ़ मत बन लड़की, बयान ने कहा। अपने मुकद्दस बाप के दिल से अपनी मोहब्बत ना निकाल। नगोमी जो गुस्से में थी फ़ौरन मौम हो गई। वो पेट के बल इस तरह लेट गई कि उसका मुंह बयान के कदमों में था। मैं मुकद्दस बाप से माफ़ी मांगती हूँ, नगोमी ने कहा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। अब वहीं रहूंगी जहाँ मेरा दिल रह गया है। उस गार को जहन से निकाल दे लड़की, बयान ने कहा, और उसने झुककर नगोमी को यूं उठा लिया
जैसे गिरे हुए बच्चे को उठाया जाता है। मैं उस गार को भी जहन से नहीं निकालूंगी। नगोमी ने बयान के आमने सामने खड़े होकर कहा, माबी हम में से है, इसने तुम्हारी जान और मेरी इज्जत बचाई है। मैं सारी रात इसके साथ रही हूँ, इसमें मुझे औरत समझा ही नहीं। अगर मुकद्दस बाप इसकी कदर नहीं करेगा तो मैं करूँगी। मैं इसे तोहफा देना चाहती हूँ, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। क्या तुम इसे मौत का तोहफा दोगी? नहीं, नगोमी ने कहा, नई जिंदगी का तोहफा। बयान और नगोमी में बहुत देर बहस होती रही। आखिर बयान ने हथियार डाल दिए। उसी रोज बयान ने माबी को अलहदा बिठाकर कहा कि उसे नगोमी से इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि उस पर वो अपने अकीदे को भी कुर्बान कर सकता है। बयान के दिल में बाप की मोहब्बत थी। नगोमी ने उसे अपना असर इस हद तक डाल लिया था कि बयान ने माबी को गार और खजाने का राज दे दिया, लेकिन खबरदार भी कर दिया कि वो दिल से उस खजाने की ख्वाहिश निकाल दे। बयान और नगोमी को माबी के यहाँ 10 दिन गुजर गए। बयान ने माबी से यह भी कहा कि वो अपनी दुनिया को खैरबाद कहकर उसके कबीले में चला चले, उसे वहाँ बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। लेकिन नगोमी ने कहा कि वो माबी को वहाँ रहने के लिए नहीं ले जाएगी। बयान मजबूर हो गया और माबी हैरान था कि बयान को क्या मजबूरी है। उसे मालूम था कि कबायली लोग कत्ल कर दिया करते हैं, मजबूर नहीं हुआ करते और इस तरह हथियार भी नहीं डाला करते। उन 10 दिनों में नगोमी मुकम्मल तौर पर माबी की ज़ात में समा गई और माबी उसे बड़ी मुकद्दस लड़की समझकर उसकी पूजा करता रहा। उसने नगोमी से कहा कि वो उस गार को दिल से निकाल दे तो क्या हो जाएगा, दौलत उसे यहीं मिल सकती है। वो जिस किस्म का और जितना कीमती जेवर चाहती है उसे मिल जाएगा। मगर नगोमी ऐसे मशवरे सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो दिन में कई बार माबी से पूछती थी कि कब चलोगे। माबी आदमियों का इंतजार कर रहा था। उसे 6 आदमी अपने भरोसे के मिल गए। नगोमी ने बयान को भी राजी कर लिया था कि वो माबी के और उसके रास्ते में ना आए। बयान ने ये वादा किया कि वो रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन उनके साथ नहीं जाएगा। नगोमी को भी उसने रोका कि वो माबी की वापसी तक माबी के घर में ही रहे, लेकिन नगोमी ना मानी। वो माबी के साथ जाना चाहती थी। अब हम इत्तेफाक से आ गए। माबी ने हमें देखा तो उसे खजाना नजर आने लगा। मैंने बयान की बातों से डर कर फैसला कर लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। माबी ने कहा, मेरे पास खजाने की कमी नहीं, लेकिन नगोमी की जिद ऐसी है जैसे मेरे फैसले, मेरी जिंदगी और मेरी मौत उसके हाथ में हो। अगर मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी ना की तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। नगोमी ना हुई तो मैं भी नहीं रहूंगा। मुझे उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे लोग थे जो दीदा और दानिस्ता मौत के मुंह में जा रहे थे। और एक लड़की ने माबी जैसे पत्थर को मोम कर लिया और मोम को अपने सांचे में ढाल भी लिया। जहन में रख लें कि मैं मुजरिमों की दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर मुजरिम का जहन आम इंसान जैसा हो जाए तो वो जुर्म से तौबा कर ले। माबी की सतह के जराइम पेशा इंतहा पसंद होते हैं, जान ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। उनका हर फैसला आम जहन के इंसानों से मुख्तलिफ होता है। उनकी जिंदगी ड्रामाई और नाकाबिले यकीन वाक़यात से भरी हुई होती है। मैंने गुनाहों की इस दुनिया में साल हर साल गुजारे हैं। मेरा अपना जहन नॉर्मल नहीं रहा था। माबी ने हम दोनों को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार किया और अहमद अली अपना गिरोह बनाने या किसी के गिरोह में शामिल होने के लिए आए थे। यूं समझें कि हम खजाने की तलाश में निकले थे, मगर माबी मिल गया और उसने हमें कोई और खजाना दिखा दिया। माबी और उसके 6 आदमियों के साथ हम दोनों मिल गए। कुल तादाद 9 हो गई। 9 घोड़ों का इंतजाम कर लिया गया था। हम चलने के लिए तैयार हो गए। 2 खच्चरें साथ थीं जिन पर खाने पीने का सामान लदा हुआ था। बयान ने हमें कागज पर नक्शा बना दिया था और रास्ता ज़बानी भी समझा दिया था। उसने जो खतरे बताए थे उनमें से गुजरने के तरीके और आसान रास्ते भी बता दिए थे, लेकिन उसने ये भी कहा, बल्कि हमें याद दिलाया कि इन आसान रास्तों से भी कभी कोई अजनबी जिंदा वापस नहीं आया। वो खुद हमारे साथ नहीं चल रहा था। कहता था कि हमारी वापसी तक नगोमी के साथ माबी के घर रहेगा। नगोमी हमारी रवानगी के वक्त भी सामने ना आई। हम सूरज गरूब हो जाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर सूरज गरूब हो गया और शाम गहरी हो गई तो माबी के आदमी घोड़े बाहर लाए। सामान से लदी हुई खच्चरें पहले ही बाहर ले जाई जा चुकी थी। बयान भी बाहर आ गया था। उसके चेहरे पर उदासी और अफसुर्दगी थी। अचानक एक और घोड़ा बाहर आया। उस पर नगोमी सवार थी। माबी ने कहा, चलो दोस्तों। तुम कहाँ जा रही हो नगोमी? बयान ने पूछा। इनके साथ, नगोमी ने कहा। बयान ने उसके घोड़े के आगे होकर बाग पकड़ ली और माबी से कहा कि वो नगोमी को उसके साथ नहीं जाने देगा। माबी ने कहा कि वो नगोमी को जबरन साथ नहीं ले जा रहा। अगर बयान उसे रोक सकता है तो रोक ले। मगर नगोमी ने गुस्सीली आवाज में कहा कि वो नहीं रुकेगी। बयान ने उसे प्यार से कहा, गुस्से से कहा, मिन्नत समाजत की और उसे बड़े ही होलनाक अंजाम से डराया। मगर फिर भी नगोमी पर कुछ असर न हुआ। उसने माबी से कहा कि चलो, रुक क्यों गए हो? ठहर जाओ। बयान ने कहा, मैं भी चलूंगा, लेकिन माबी तुम और नगोमी अंदर चलो, मैं एक बात करना चाहता हूँ। माबी और नगोमी उसके साथ अंदर चले गए। वो बहुत देर बाद बाहर आए। घोड़े वहीं थे।
माबी ने अपने साथियों से कहा कि जो रुकना चाहता है वो रुक जाए और घोड़ा बायान को दे दे। एक आदमी ने कहा कि वो रुकेगा। माबी ने उसे कहा कि अगर हम माल लेकर जिंदा वापस आ गए तो उसे पूरा हिस्सा मिलेगा। हम सब घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। खच्चरों की बागें 2 घोड़ों के पीछे बंधी हुई थीं। माबी का मकान शहर के बाहर था। हम वहीं से शहर से दूर हो गए। रात स्याह काली हो गई थी। बायान और नगोमी सबसे आगे था। माबी बेहद खुश थी कि बायान रहनुमा के तौर पर साथ जा रहा है। हमें रात भर चलना था। माबी ने कहा कि सुबह तक वो आखिरी आबादी से भी दूर निकल जाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस की नज़रों से, ताकि बचा जा सके। घोड़े अपनी आम चाल चल रहे थे। मैं और अहमद अली सबसे पीछे थे। शिलांग से हम बहुत दूर निकल गए थे। माबी जो हमसे आगे जा रहा था, हम दोनों से आ मिला। अहमद अली ने उससे पूछा कि बायान ने उसे और नगोमी को अंदर ले जाकर क्या बात की थी। माबी ने ऐसी बात सुना दी जिसका ताल्लुक इंसान के जज्बात से है। हम पहली बार बायान से मिले थे तो उसने हमें बताया था कि वो अपने कबीले का मजहबी पेशवा है। अहमद अली ने मुझे कहा था कि उसे उस शख्स पर शक है। आज भी किसी भी मुल्क के जंगली कबाइल में जाकर देखें, वो लोग अपने मजहबी पेशवा को खुदा का या अपने देवताओं का एलची समझते हैं। लेकिन बायान कबीले की एक लड़की को साथ लिए फिर रहा था। अहमद अली कहता था कि यह शख्स मजहबी पेशवा नहीं हो सकता, लेकिन अब माबी ने बायान की जो कहानी सुनाई वो हमारे शकूक रफा कर गई। बायान ने माबी और नगोमी को अंदर ले जाकर कहा था कि वो माबी और उसके साथियों के अंजाम को जानता है। वो नहीं चाहता कि नगोमी का भी यही अंजाम हो। उसने कहा कि सिर्फ एक इंसान है जिसे मालूम है कि मुझे नगोमी से कितना प्यार है और इतना प्यार क्यों है। नागीन कबीले और 3-4 और कबीलों के मजहबी पेशवा शादी नहीं कर सकते थे। उनके लिए औरत के जिस्म को हाथ लगाना भी गुनाह था। इसीलिए मजहबी पेशवा के कबीले के लोग पाक और मुकद्दस समझा जाते थे और उनका अकीदा था कि देवताओं से कोई बात मनवानी हो तो मजहबी पेशवा के सिवा कोई नहीं मनवा सकता। बायान की उम्र उसके हिसाब के मुताबिक 50 साल से ऊपर हो गई थी। औरत के मामले में उसने अपना मन मार लिया था। उसने औरत की ज़रूरत कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन उसमें यह कमज़ोरी पैदा हो गई थी कि कबीले के बच्चों के साथ उसे बहुत प्यार था। कबीले का हर फर्द उसे मुकद्दस बाप कहता था। कबीले के बूढ़े भी अपने आप को बायान के बच्चे समझते थे, लेकिन उसके दिल में यह ख्वाहिश इतनी शिद्दत से पैदा हुई कि उसका अपना एक बच्चा हो जिसमें उसका खून हो। बायान ने माबी और नगोमी को सुनाया कि उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। कबीले की एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। बायान को एक रस्म के लिए बुलाया गया। वो उस झोंपड़े में गया। उसने रस्म अदा की। तमाम कबीला उस झोंपड़े के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था क्योंकि उन्होंने उस रस्म का जश्न मनाना था। रस्म अदा होते ही सब ने बाहर नाचना गाना शुरू कर दिया। बच्चे की माँ भी बाहर आ गई। कुछ देर के बाद कबीले के सरदार ने देखा कि बायान उनमें नहीं है। उसका मौजूद होना जरूरी था। उसे ढूंढने लगे। वो इबादत गाह में भी नहीं था। वो कहीं भी नजर ना आया। किसी ने कहा कि माँ अपने बच्चे को झोंपड़े में छोड़ आई थी। वो बच्चे को देखने अंदर गई तो देखा कि बायान झोंपड़े में दोजानू बैठा हुआ था और बायान रो रहा था। माँ झोंपड़े के दरवाजे में खड़ी देखती रही। बायान को पता ही ना चला कि उसे कोई देख रहा है। बच्चे की माँ आगे हुई तो उसने देखा कि बायान के आंसू बह रहे थे। उसने औरत को देखा तो औरत ने अपना बच्चा लेने के लिए हाथ आगे किए। बायान ने बच्चे को अपने साथ चिपका लिया जैसे ये औरत उससे बच्चा छीन रही हो। इसे मेरे साथ लगा रहने दो, बायान ने मिन्नत की। थोड़ी देर के बाद ले जाना, तुम चली जाओ, मैं अभी बच्चा नहीं दूंगा। बायान मजहबी पेशवा था जिसे लोग देवता समझते थे। औरत बहुत खुश हुई कि उनके देवता को उसका बच्चा पसंद आ गया है। वो बायान के आंसुओं पर हैरान थी। वो जंगलों के रहने वाले लोग थे, मुहज़्ज़िब दुनिया के मसनूई झमेलों और पैदा किए हुए तफक्कुरात से आज़ाद। वो मातम और अफसोस का इजहार भी एक ख़ास किस्म के रक्स से किया करते थे। मगर यहाँ मजहबी पेशवा रो रहा था। बच्चे की माँ उसके कदमों में लेट गई और उसके पाँव चूमे। मेरा बच्चा ले लो मुकद्दस बाप, औरत ने कहा। इसे इबादत गाह में रखो, मुझे अपना बच्चा चाहिए। बायान ने कहा, लेकिन मैं अपना बच्चा कहाँ से ला सकता हूँ? आप शादी नहीं कर सकते मुकद्दस बाप, औरत ने कहा। आप मेरा बच्चा ले जाएं, आपका अपना बच्चा नहीं हो सकता। बायान ने माबी और नगोमी को बताया कि उसने इस हकीकत को तस्लीम कर रखा था कि वो किसी बच्चे का बाप नहीं बन सकता, लेकिन इंसानी फितरत में बाप बनने की जो ख्वाहिश होती है उसे वो दबा ना सका, बल्कि इस ख्वाहिश ने जो इंसानी फितरत की एक ज़रूरत है उसे दबा लिया। वो बच्चा माँ को देना नहीं चाहता था, मगर उसे बच्चा देना पड़ा।